हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अंकित अतुड़ी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री के सफर को, जिसमें आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या मतलब है इस लॉ का। देखिए, अब तक हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और किस तरीके से वो कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, ये हमने देखा अब तक। लेकिन एक बात की नजर डालिए, अगर मैं केमिकल कंपाउंड लूं, जिसको मैं कहूं H2O, तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति आप ये बात समझ रहे हैं कि ये जो H2 कंपाउंड बना है ना, ये कैसे बना होगा। ये बना होगा, निश्चित रूप से बना होगा H2 एलिमेंट यानी हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। निश्चित रूप से ये हमें कंपाउंड जो प्राप्त हुआ है, ये निश्चित रूप से हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिला होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये देखा, जब वैज्ञानिक अलग तरह के कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें ये देखा कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट से सिर्फ H2O कंपाउंड नहीं मिल रहा था, इसके अलावा हमें और भी कंपाउंड मिल रहे थे। उदाहरण के लिए मैं देखूं तो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से हमें H2O2 नाम का एक कंपाउंड, जिसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी प्राप्त हो रहा था। वो भी हमें प्राप्त हो रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो अब इससे बात हुई कि किस तरीके से दो एलिमेंट्स अलग तरह के कंपाउंड्स का निर्माण कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, अलग तरह के कंपाउंड्स को बना रहे हैं, निश्चित रूप से अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर ही बना रहे होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में तो ये आपको अच्छे से पता है, बाय मास रेशियो दोनों एलिमेंट्स का कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए एक लॉ दिया गया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको किसने दिया था? इसको दिया था डॉल्टन ने 1803 में। अभी लॉ हमें समझाता है, ये लॉ बेसिकली हमें समझाता है कि किस तरीके से दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर अलग तरह के कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। इसके स्टेटमेंट को हम थोड़ा देर में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले आपको उदाहरण देता हूं। मैं जो अभी आपको उदाहरण दिया गया उसी को आपको मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमने भी देखा कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के कंबाइन होने से हमें मिल रहे थे दो तरह के कंपाउंड। कितने कंपाउंड? दो तरह के कंपाउंड हमें मिल रहे थे, जो थे, एक तो था H2O यानी कि पानी, और एक है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दो तरह के कंपाउंड हमें मिल रहे थे सेम हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो अगर मैं यहां पर इनका बाय मास रेशियो देखूं तो ये आएगा 1:8। हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट का बाय मास जो रेशियो होगा वो 1:8 है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर मैं देखूं बाय मास रेशियो तो वो हमारा आएगा 1:16। ये इनके बाय मास रेशियो है। तो डॉल्टन ने एक चीज नोट करी, डॉल्टन ने एक बात को नोट करा कि अगर हम किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रख दें, किसी एक एलिमेंट के मास को हम कांस्टेंट रख दें, जैसे यहां पर हाइड्रोजन के मास को हमने कांस्टेंट रखा, दोनों जगह हमने 1 लिया। ठीक है, किसी एक एलिमेंट के मास को अगर हम रख दें कांस्टेंट, और फिर हम ध्यान दें किसमें? फिर हम ध्यान दें दूसरे एलिमेंट में, तो यहां देखिए दूसरा एलिमेंट यहां पर क्या कौन सा है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन एक फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो रहा है। अगर आप इसे देख पा रहे तो सेम मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1 ग्राम अगर मैं इसे क्वांटिफाई करना चाहूं, मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम, यहां पर भी 1 ग्राम हाइड्रोजन है और यहां पर भी 1 ग्राम हाइड्रोजन ही है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, और यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन से 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। तो इसी बात को डॉल्टन ने कहा कि जब भी दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से अलग तरह के कंपाउंड बनेंगे और उन कंपाउंड्स में अगर हम किसी एक एलिमेंट को कांस्टेंट कर दें, उसके मास को कांस्टेंट कर दें, तो जो दूसरा एलिमेंट है ना,
जो अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो रहा है, उस एलिमेंट का अगर हम रेशियो देखें इन कंपाउंड्स में, तो जैसे कि यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि हाइड्रोजन एलिमेंट और माफ कीजिएगा ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, किस रेशियो में आखिरकार ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है इस फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो आएगा 8:16 या में से 1:2 कह सकता हूं। तो आपने देखा, डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि ये आ रहा था सिंपल होल नंबर रेशियो। डॉक्टर ने क्या देखा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर जब अलग तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन अलग अलग कंपाउंड्स में अगर हम किसी एक एलिमेंट के मास को कर दें कांस्टेंट, और फिर हम कंपेयर करें दूसरे एलिमेंट के मासेस को, जैसे यहां पर हाइड्रोजन के मास को कर दिया है कांस्टेंट, और हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के मासेस को, तो ये जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है सेम मास ऑफ हाइड्रोजन से, उनका जो रेशियो है 8:16 वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रही है 1:2। रैंडमली एलिमेंट्स कंबाइन होकर अलग कंपाउंड नहीं बना रहे हैं। जब भी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। एक फिक्स रेशियो, किसी एक एलिमेंट जो फिक्स मास ऑफ किसी सिंगल एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है वो हमेशा फिक्स होल नंबर रेशियो में है। इसी बात को डॉक्टर ने कहा अपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये लॉ कहता है कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड को जब ये निर्माण कर रहे हैं, तब उस समय देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, कौन ही डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, हमारे इस उदाहरण में यह है ऑक्सीजन। मैंने कलर इसीलिए सेम यूज किया है ताकि आप पहचान सकें इसको। यही वो है डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट से, जो यहां पर हाइड्रोजन है जिसका मास फिक्स है। will always be in simple whole number ratio, to one another। तो ये कह रहा है बेसिकली कि ये जो वो एलिमेंट जो किसी फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं अलग अलग रेशियो में, वो अलग अलग कंपाउंड्स में अगर हम उनके मास का रेशियो देखें, यहाँ जैसे यहाँ पर हम ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं, तो वो रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होने वाला है, जैसा यहाँ पर 1:2 आया। आप इस बात को भली बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक और बात आगे बढ़ते हैं। देखिए इस लॉ को वेरीफाई करने की एक सावधानी आपको रखनी होगी। वो क्या है कि ये लॉ तब तक वैलिड होगा जब तक आप किसी सेम आइसोटोप को यूज कर रहे हैं। सेम आइसोटोप को यूज करने का क्या मतलब है? सेम आइसोटोप को यूज करने का ये मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन हमें O16 भी मिलता है और O17 भी मिलता है। ये दोनों ऑक्सीजन ही हैं, लेकिन इनका मास अलग अलग है। इस ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट आता है और इस ऑक्सीजन का मास 17 यूनिट आता है। तो अगर आप इस लॉ को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आपको किसी एक कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट जो आप बात कर रहे हैं तो आपको सेम आइसोटोप ही लेना पड़ेगा। या तो आप O16 लेकर एक्सपेरिमेंट कीजिए या आप O17 लेकर एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में तो एक कंपाउंड का जो आपने निर्माण किया उसमें तो आप O16 ले रहे हैं और दूसरे कंपाउंड के निर्माण के लिए आप O17 का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये लॉ वेरीफाई होता हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण को देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में जुड़कर विविध प्रकार के कंपाउंड्स देते हैं। जैसे कि हमें N2O देते हैं, हमें NO भी प्राप्त होता है, हमें N2O3 भी प्राप्त होता है, हमें N2O4 भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है N2O5 भी, है ना। ये सब वो कंपाउंड्स हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। अगर मैंने बायोमास रेशियो देखूं तो 20:16 इसमें होगा, N2O में, NO में होगा 14:16, N2O3 में होगा 28:48, N2O4 में होगा 28:64, N2O5 में होगा 28:80, है ना। और आपको पता है अगर मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना चाह रहा हूं तो मुझे किसी एक एलिमेंट के मास को निश्चित रूप से लेना होगा कांस्टेंट। तो यहां पर मैं नाइट्रोजन को कांस्टेंट लेने का इच्छुक हूं।
तो मैं नाइट्रोजन के मास को लूंगा कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने इसी रेशियो को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मैंने लिखा 14:8, यहाँ पर मैंने लिखा 14:16, यहाँ पे 14:24, यहाँ पे मैंने लिखा 14:32 और यहाँ लिखा 14:40। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि नाइट्रोजन का जो मास है वो सब जगह 14 है, सब जगह फिक्स है। नाइट्रोजन का मास हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना है। उसके बाद हम अगर कंपेयर करें ऑक्सीजन के मासेस को, ऑक्सीजन के मासेस को जो सेम मास ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो वो आ रहा है यहाँ पर 8:16:24:32:40। सिंप्लीफाई करें तो आएगा 1:2, 2:3:4:5। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने ब्यूटीफुली ये सिंपल होल नंबर रेशियो आपको प्राप्त हुआ है, सिंपल होल नंबर रेशियो प्राप्त हुआ है। तो ये लॉ कहता है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन होकर अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स देंगे तो रैंडमली कंबाइन ना होंगे, बल्कि एक फिक्स मास ऑफ एलिमेंट से जो दूसरा एलिमेंट है जो अलग अलग मासेस में कंबाइन हो रहा है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होगा किसी फिक्स मास ऑफ एलिमेंट से। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी पर एक सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि दिए गए इन एग्जाम्पल इन ऑप्शन में से कौन से ऐसे कंपाउंड जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं। NO और N2 का ये हमने अभी देखा, NO और N2 निश्चित रूप से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, है ना। नाइट्रोजन के मास को हम फिक्स कर दें और फिर हम अगर ऑक्सीजन के मास को कंपेयर करें तो ये निश्चित रूप से 1:1 आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर NO में नाइट्रोजन तो 14 है, 14 और ये आ रहा है 16:32 यानी कि 1:2। तो ये तो बिल्कुल कर रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। यहाँ पर हम देखें तो कार्बन आपको पता है 12 और ऑक्सीजन यानी कि 16 और ये 12:32। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:2 आ रहा है, 16:32 यानी कि 1:2 रेशियो आ रहा है। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ये तो अभी हम एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, है ना। यहाँ पर भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन निश्चित रूप से फॉलो हो रहा है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा निश्चित रूप से ये वाला। ये हमारा आंसर क्यों होगा, इस बात को भी समझिए, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो है तब के लिए जब दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मैं अलग अलग तरह के कंपाउंड मिल रहे हूँ। यहाँ पर तो एक एलिमेंट तो कांस्टेंट है, सोडियम, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है वो तो है ही अलग। अरे जो अलग ही एलिमेंट है तो कैसे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर सकता है। तो ये सब हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, हम देखते ही बोल सकते हैं कि ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग एलिमेंट ही चेंज कर दिए तो कैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर निश्चित रूप से डी होगा। यही वो ऑप्शन है जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप निश्चित रूप से मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस टॉपिक में वीडियो बनाई जाए और आपकी हेल्प की जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।